सभी को राम राम। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकों की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चला रखी है उसमें हम आज देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, जैवमंडल, जलवायु कटिबंध और पर्यावरणीय समस्याएं व उसके समाधान के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पर ऐसे घूमती रहती है, वो क्या है? घूर्णन। परिक्रमण क्या? परिक्रमण मतलब परिक्रमा मतलब जैसे हम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी जो है वो सूर्य के, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये चारों तरफ इसके चक्कर लगाएगी, ये है परिक्रमण। ध्रुव होते हैं पृथ्वी के 2 सिरे। सेकेंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी की जो धुरी है वो लंबवत से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व गति के कारण ही नक्षत्रों व तारों की भ्रमण दिशा होती है। कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व में गति करती है, तो तारे और नक्षत्र ये किस दिशा में गति करते हैं? तो ये करते हैं इसकी विपरीत दिशा में, ये करते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। दैनिक गति ध्रुवों पर होती है। जो दैनिक गति है वो भूमध्य रेखा होती है, उस पर तो होती है सर्वाधिक मतलब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास, और जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर इनकी गति होती है 0। नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी का कक्षीय झुकाव नहीं होता तो क्या होता? कि अगर पृथ्वी का ये अक्षीय है, कक्षीय ना होकर ये अक्षीय है, अगर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नहीं होता तो क्या होते? दिन रात बराबर नहीं होते। अक्षीय झुकाव के कारण ही दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो कोरियोलिस बल जो है वो ध्रुवों पर 0 और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, ये गलत कथन है। यह बल ध्रुवों पर तो होता है सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। यह बल स्वतंत्र रूप से गति कर रही वस्तु की दिशा में परिवर्तन करता है, कि उसकी दिशा में तो परिवर्तन कर देता है मगर वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं करता, ये कथन सत्य है। इसके प्रभाव से दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये कथन भी सत्य है। इस बल का प्रभाव वस्तु की गति के अनुसार होता है, कि जितनी गति वस्तु की होगी बल भी उतना ही अधिक लगता है, तो ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। और जो पृथ्वी की दैनिक गति है, जो परिभ्रमण गति है, वो है 23 घंटे 56 मिनट और 04 सेकेंड की होती है। नेक्स्ट है, अगर 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव है तो इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तो जो उत्तरी गोलार्ध में है उसका विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर 21 मार्च को बसंत विषुव है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा शरद विषुव। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को
दिन बड़ा होने का क्या कारण है? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के समय सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तब दिन रात की अवधि बराबर होती है। और जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है वो होती है 22 दिसंबर के समय। तो 22 दिसंबर को रात बड़ी और दिन छोटा होता है। नेक्स्ट है दक्षिण या शीत अयनांत कब होता है? तो 21 मार्च को तो होता है वसंत विषुव। 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। 21 जून को होता है ग्रीष्म या उत्तरी अयनांत। 22 दिसंबर को होता है दक्षिण या शीत अयनांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात की स्थिति में वायु गतिशील होती है। तो चक्रवात की स्थिति में क्या होता है? केंद्र में तो होता है लो प्रेशर निम्न वायुदाब, और केंद्र के बाहर जो परिधि होती है वहाँ होता है हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब। तो चक्रवात के समय हवाएं क्या करती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो हवाएं किस ओर चलेंगी? इसमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, और इसका विपरीत होता है प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात में केंद्र में तो हाई प्रेशर और परिधि में लो प्रेशर, और इसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, वो होता है प्रति चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये प्राय ग्रीष्म काल के समय उत्पन्न होते हैं, और ये कर्क और मकर रेखा के मध्य उपस्थित होते हैं। कि ये कहाँ पर उत्पन्न होंगे? ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विनाशकारी टोर्नेडो जो चक्रवात है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है? ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसका नाम है विली विली। मेक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसका नाम है हरिकेन। चीन में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसका नाम है टाइफून। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, अफ्रीका और मलगासी, यहाँ पर टोर्नेडो चक्रवात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? इसमें 3 तो असत्य कथन है और एक सत्य कथन है। पहला है उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गतिशील होता है। ये कथन असत्य है, ये विपरीत दिशा में नहीं बल्कि घड़ी की सुई की दिशा में गतिशील होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा में गतिशील होता है। तो ये भी कथन असत्य है, ये दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में गतिशील होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये मध्य अक्षांशों में चक्रवातों की समाप्ति से पूर्व उत्पन्न होते हैं। ये पूर्व नहीं बल्कि बाद में उत्पन्न होते हैं, कि जब चक्रवात समाप्त हो जाता है तभी प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्रों में, ये उच्च दाब के क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर। बैरोमीटर किसको मापता है? वायुदाब को मापने का यंत्र है। इसमें पारे का अचानक गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना ये क्या संकेत देता है? बैरोमीटर में अगर पारे का अचानक गिर जाना होता है तब वो संकेत देता है तूफान आने का, और अगर पारे का अचानक बढ़ जाना होता है वो देता है साफ मौसम रहने का संकेत, और अगर पारे का अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना तो वो देता है बारिश आने का संकेत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाते हैं, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ये तीनों अगर एक सिद्ध में आ जाते हैं तब क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सिद्ध में आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर पड़ता है और वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो इसका प्रकाश अगर पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। और जब इनकी स्थिति ये हो जाए कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा अगर ऐसी स्थिति आ जाए तब क्या होगा? तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर सीधा नहीं पड़ता बल्कि पृथ्वी उसके प्रकाश को रोक लेती है। तो ये स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। जो सूर्य ग्रहण है वो होता है प्रत्येक अमावस्या को और जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक विस्तृत अक्षांश कौन सा है? तो जो उष्ण कटिबंध है जिसको बोलते हैं निम्न अक्षांश, ये भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा दोनों की ओर 23.5 डिग्री तक विस्तृत अक्षांश है। जो शीतोष्ण कटिबंध है इसको मध्य अक्षांश बोलते हैं। ये दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक विस्तृत है। जो शीत कटिबंध है जिसको उच्च अक्षांश बोलते हैं, ये दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध या निम्न अक्षांशों में कौन कौन से देश आते हैं? कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सभी देश दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक विस्तृत हैं। तो ये आते हैं शीत कटिबंध में। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये जो हैं ये आते हैं मध्य अक्षांश में, मध्य अक्षांश शीतोष्ण कटिबंध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश में। ब्रिटेन आता है उत्तरी गोलार्ध में और न्यूजीलैंड आता है दक्षिणी गोलार्ध में। जो भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील है ये उष्ण कटिबंध में आते हैं। ये उष्ण कटिबंध जो है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को दर्शाया गया है। जो AW है ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु को दर्शाता है। इसमें जाड़े की शुष्क ऋतु आती है। और जो BSH आता है ये दर्शाता है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी शुष्क जलवायु को। इसमें निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्र आते हैं। BWH जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को दर्शाता है। इसमें निम्न अक्षांशीय शुष्क जलवायु आती है। जो CFA है ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। इसमें मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल का क्षेत्र लगभग कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो जैवमंडल का जो क्षेत्र है वो पृथ्वी से नीचे की तरफ 9 किलोमीटर और पृथ्वी से ऊपर की ओर 15 किलोमीटर, मतलब ये 24 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है, ये किसने बताया है? A.G. टासले है, उसने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैक्ल ने 1869 में
पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इन्होंने तो पारिस्थितिकी और इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। लिंडेवाल ने कहा था कि एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल में अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो उपभोक्ता हैं वो परपोषी में आते हैं। कवक जो है वो सूक्ष्म में आते हैं। ये तो आते हैं स्थूल में तीनों, और ये कवक जो आता है वो सूक्ष्म में आता है। ये दोनों परपोषी में आते हैं। पादप व उत्पादक दोनों जो हैं वो स्वपोषी में आते हैं। ये तीनों ही क्या है? जैविक है। जल, थल, वायु ये है अजैविक घटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपमार्जक कौन सा है? मानव जो है वो क्या है? सर्वाहारी है। वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है। बकरी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है और शाकाहारी है। शेर जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है और मांसाहारी है। गिद्ध जो है वो अपमार्जक या मृतजीवी की श्रेणी में आता है। ये मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जो नाइट्रोजन होती है उसका वायुमंडल में प्रतिशत है 78.08%। मतलब यही सर्वाधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है इसका परसेंटेज है 20.94%। और जो ऑर्गन है इसका है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदा की जो अम्लीयता है उसको कम करने के लिए मृदा में चूने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का दुष्परिणाम नहीं है। मरुस्थलीय भागों में अकाल ये इसका दुष्परिणाम है। तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है, ये भी इसका दुष्परिणाम है। हिम का पिघलना ये भी दुष्परिणाम है। जीवाश्म ईंधन का जलना ये इसका दुष्परिणाम ना होकर इसका ग्रीन हाउस को प्रभावित करने का कारक है। नेक्स्ट है, ओजोन परत को पृथ्वी का छाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का छाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजनिक गैस कौन सी नहीं है? इसमें पूछा गया है कि हेलोजनिक गैस इनमें से कौन सी नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हेलोजनिक गैस है। क्लोरीन, ब्रोमीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी हेलोजनिक गैस है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये भी हेलोजनिक गैस है। जो हाइड्रोकार्बन है ये हेलोजनिक गैस नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, तो 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
तो जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत को बचाने से संबंधित है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये 3 से 14 जून 1992 को हुआ था और इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 159 देशों के प्रतिनिधियों ने क्योटो प्रोटोकॉल या ग्रीन हाउस सम्मेलन जो जापान में हुआ था 1 से 11 दिसंबर 1997 को, वहाँ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 33 देशों के प्रतिनिधियों ने मॉन्ट्रियल समझौता जो 1987 में हुआ था वहाँ कनाडा में हस्ताक्षर किए थे। 170 देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में हुआ था वहाँ भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की सबसे हानिकारक गैस फ्रेऑन का प्रयोग किस में होता है? एयर कंडीशनर व सोफा फोम में, रेफ्रिजरेटर में, पैरासोल स्प्रे में या उपयुक्त सभी में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी में फ्रेऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में पर्यावरणीय संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया था? टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ये हुआ था जून 1988 को कनाडा में। ग्रीन हाउस सम्मेलन जो हुआ था वो 1997 को जापान में आयोजित हुआ था। विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये 5 जून 1972 को स्वीडन में आयोजित हुआ था। इसी में 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया था। वियना सम्मेलन जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था का आयोजन कब किया गया? 1972 में तो स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ ब्राजील में। 1985 इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।